हेलो स्टूडेंट, प्रभात क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम लोग साइंस को बहुत ही कॉन्सुलेट वे में, बहुत इजी वे में, बहुत ही कम लेक्चर में समझेंगे। उसी प्रक्रिया में आज हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने पहले मेरा वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पे रोड मैप क्लास 10th का से एक वीडियो है, उसे पहले देख ले, उसके बाद इस वीडियो में आए। तो हम लोग आज रासायनिक अभिक्रिया का वन शॉट नहीं, सब लोग पाते हैं ना वन शॉट, हम वन शॉट नहीं पढ़ाएंगे। तो क्या पढ़ाएंगे भाई? हम गन शॉट पढ़ाएंगे। गन गन समझे हो कभी? जैसे एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी किताब को हम लोग बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही अच्छी तरह से सभी कॉन्सेप्ट के साथ आपको डिलीवर करने वाले हैं। ऐसा मत समझना कि गन शॉट होगा तो कुछ और पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। हम उसी चीज़ को बहुत ही कम समय, आपका समय भी न वेस्ट हो और आपको कंटेंट भी मिले, इसी में चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले है रासायनिक अभिक्रिया, मतलब केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, घर में दही तो सब लोग खाते हैं। दही बनता किससे है? दूध से। देखो, दूध में जब हम लोग जोरन जिसे बोलते हैं देते हैं तो दही बनता है, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसी तरह से आयरन का रस्टिंग होना, मतलब देखो घर में जंग लग जाता है, लोहा में रेड हो, वो चीज़ में बाहर रहता है, उसमें जंग लगता है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन उसमें हो रहा है। वही होगा रासायनिक अभिक्रिया, मतलब ऐसी प्रक्रिया जो रासायनिक पदार्थों को एक समूह से दूसरे रासायनिक परिवर्तन की ओर ले जाती है। मतलब कोई एक रासायनिक पदार्थ है, उसको एक अति से दूसरी ओर ले जाना। जैसे मानो मैंने क्या बोला, रासायनिक पदार्थ, तो क्या होता है? कोई भी पदार्थ हुआ जिसमें केमिकल चेंज हो, उसी को बोलते हैं रासायनिक पदार्थ। देखो, हम लोग दोनों मीडियम में पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम भी, हिंदी मीडियम भी। तो जो हिंदी मीडियम है वो ए नोट्स लिखेंगे, इंग्लिश के लिए अलग से है। वेन एवर ए केमिकल चेंज, मतलब जब भी कोई केमिकल चेंज हो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। किसी भी चीज़ में केमिकल चेंज हो रहा है उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन और रासायनिक अभिक्रिया। उसी तरह से केमिकल इक्वेशन, मतलब रासायनिक समीकरण। जैसे मानो हम लोग कभी देखे हो, जैसे कार्बन होता है, कार्बन और ऑक्सीजन बोलते हैं, दोनों मिला तो बनता है CO2। तो किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना रासायनिक, जैसे कार्बन, कार्बन का हम लोगों ने C लिखा, ऑक्सीजन का O2 लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 लिखा। ये सब क्या है? हम लोग उसमें केवल उसका सिंबल, मतलब प्रतिकारक का यूज कर रहे हैं। उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण है, जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई भी चीज़ है जिसमें सिंबल का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को लिखने के लिए, उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। देखो, इसमें हम लोग कोई पदार्थ सॉलिड है तो उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉलिड मीन्स ठोस होता है, लिक्विड द्रव, वो स्मॉल एल से लिखा रहता है, गैस स्मॉल जी से लिखा रहता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। जैसे हम लोग पढ़े केमिकल रिएक्शन, इसके बाद आता है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग ये मतलब सभी लोगों को लगता है हार्ड है, ऐसा लोग समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए हम बहुत नया तरीका, बहुत ही यूनिक तरीका से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग रासायनिक अभिकारक के जो प्रकार है उसे पढ़ते हैं। देखो, ऐसे तो मेनली 5 ही प्रकार होते हैं। पहला को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन, मतलब अपघटन अभिक्रिया। तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
मतलब विस्थापन अभिक्रिया। चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वो देखो ये सब भी एक छोटा मोटा मतलब बीच बीच में यूज होता है। एक होता है इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन। तो इसमें होता है उष्मा शोषी, उष्मा छेपी, इंग्लिश में उसका नाम होता है। तो हम लोग अच्छे से उसका अलग से पढ़ेंगे, लेकिन मेनली जो 100% क्वेश्चन आता है ना, 100% जो गन शॉट में है, 100% क्वेश्चन जो पढ़ाएंगे हम इस वीडियो में उस बाहर नहीं जाएगा। एक भी क्वेश्चन आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब संयोजन अभिक्रिया। तो कॉम्बिनेशन में समझते हो, मतलब कोई दो चीज़ नहीं होता है, अरे दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ रहा है, समझते हो ना, दोनों मतलब बहुत ही अच्छा है। जैसे मानो कोई एक चीज़ है बी, जब दोनों रिएक्शन होता है, मतलब दोनों रिएक्ट करता है तो मिलकर ए बी बन रहा है। जैसे जब दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे ए बी पदार्थ है, मिलकर नया पदार्थ बनाए, मतलब दोनों मिले और नया पदार्थ बनाए, जैसे ये नया बना ए बी, उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसा रिएक्शन मतलब वैसा अभिक्रिया जो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता हो, मतलब एक ही प्रोडक्ट बनाता हो। जब दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा H2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब दोनों मिलता है तो क्या बनता है, वाटर, H2O। मतलब दोनों ने कॉम्बाइन किया, बन क्या गया, पानी। उसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों मिलता है तो बनता है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट, मतलब हीट निकल जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। क्या समझे इससे, मैंने सिंपल बोला, कोई ऐसा पदार्थ, मतलब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करें, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत, आप लोग इसका नोट्स अच्छे से मतलब लिखेंगे और याद करेंगे। हर साल बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, हमेशा डिफाइन के लिए पूछ लेगा कि किसे कहते हैं, तो आप लोग सिंपल लिख दीजिएगा। तो संयोजन अभिक्रिया आपका हो गया कंप्लीट। चलो आगे चलते हैं। होता अपघटन, मतलब डिकम्पोजिशन। अच्छा, कभी देखो डिकम्पोजिशन, समझो कोई चीज़ वर्ड है रिलेटेड, डिकम्पोज कर दो उसको। उसी तरह से मतलब जब एक पदार्थ, मतलब कोई पदार्थ को दो या दो अधिक पदार्थ में टूटा जाए तो डिकम्पोज नहीं कहता है, सामान को डिकम्पोज कर दो। मतलब ए सिंगल रिएक्टेंट, मतलब सिंगल रिएक्टेंट है जो ब्रेक करता है इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। जैसे मानो ए बी, एक कोई पदार्थ है, ए भी पदार्थ है, चलो इसको हमने गर्म किया, गर्म करके जब गर्म करेंगे तो ए अपना अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा। ए रिएक्टेंट था, दो प्रोडक्ट हो गए, रिएक्टेंट तो एक ही था, ए बी, लेकिन जब हमने इसको गर्म किया तो ए और बी में टूट गया। तो जब एक नया पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, इसे बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। जैसे एक कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। ऐसा नहीं कि इसको हिंदी मीडियम के लिए अलग, दोनों सेम ही है। अगर हिंदी मीडियम पढ़ेगा तो भी इस लिखाता है कि CaCO3 को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। देखो हम लोग पूरा NCERT पढ़ रहे हैं, हर वर्ड NCERT का इसमें कवर है। जैसे सिल्वर क्लोराइड दिया गया है, जब इसको गर्म करते हैं या फोटोलाइट करते हैं
तो बनता है सिल्वर प्लस क्लोरीन। सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लोग फोटोलाइट करते हैं तो सिल्वर प्लस ब्रोमीन। बिहार बोर्ड में हर साल हर ईयर ट्यूशन पूछता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ होता था ना, उसमें क्या चीज़ का यूज करते हैं, तो AgCl और AgBr याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका यूज करते हैं, तो AgCl AgBr। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर किसी को लगे कि हम लिख नहीं सकते हैं, हमको नोट्स चाहिए एकदम सेम जो लिखा हुआ यहाँ पे है, तो उसके लिए हमको मेरे को इंस्टा ID raj.sonum8863 पे DM करें। इस पे DM करें, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये जो नोट्स है हैंड रिटेन सेंड कर देंगे। अगर किसी को अगर खुद से लिखते हैं तो अच्छा बात है, लिखा हुआ है ही, लेकिन अगर कोई होते हैं जो नहीं लिख पाते हैं खुद से, उसको चाहिए नोट्स सर, टाइम बचे, हम बहुत ही कम समय में जल्दी से जल्दी कवर करें, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना PDF निकलवा लेते हैं, कोई लोग लिख लेते हैं। इसलिए अगर किन्हीं को भी चाहिए तो इंस्टा ID पे मैसेज करें। इसका लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, दो को पढ़ लिए हम लोग, क्या क्या पढ़े, कॉम्बिनेशन, एक पढ़े डिकम्पोजिशन मतलब संयोजन और अपघटन। लेकिन आगे बढ़ते हैं, विस्थापन मतलब जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर दे, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, मानो कोई एक सेट ऑफ एटम है, एटम और सेट ऑफ एटम डिस्प्लेस बाय अनदर एटम इन ए मॉलिक्यूल। देखिए, जैसे मानो मैंने बताया ये आयरन है, बोले समझ लो ये Fe है, एक कॉपर सल्फेट है। जब दोनों रिएक्ट हुए तो कॉपर है ना लेस रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा है, तो ये बोले भाई निकल, हम तुमसे बढ़िया हैं, अपना जगह यहाँ आके आयरन ले लेता है, आयरन बन जाता है FeSO4, कॉपर बाहर। जिससे मानो समझ लो, ऐसे नहीं समझ में आता है, मानो ये कॉपर सल्फेट है, हल्का कमज़ोर है, इसमें कॉपर है कमज़ोर है, तो बाहर से आयरन आया, बोले भाई तू निकल यहाँ से, हम आ गए हैं, नहीं थे तो ठीक है, था वहाँ पे, लेकिन हम तो अब आ गए हैं, अब तो कॉपर जा बाहर, और आयरन यहाँ पे आ जाता है। उसी तरह से जिंक है और कॉपर सल्फेट है, तो जिंक भी ज़्यादा पावरफुल है किससे, कॉपर से। तो बोले भाई हट तू, अब तेरा नहीं है, वो भी जिंक कॉपर को साइड कर देता है और ZnSO4 बनाता है। तो वही बता रहा हूँ कि जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक मतलब कंपाउंड से हटाकर विस्थापित कर देता है, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब विस्थापन अभिक्रिया। तो साथ साथ में लिखते जाओ, याद होते जाएगा। ऐसे सोचिए कि बाद में लिखेंगे, पहले देख लेते हैं, तो अच्छा है, वो भी खराब नहीं है, लेकिन अगर लिखोगे साथ में ना तो अच्छा रहेगा। अब चौथा आते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या होता है, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, मतलब दो बार विस्थापन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पहले क्या बताएं कि आयरन है, जो ये आयरन है ये कॉपर सल्फेट ज़्यादा मजबूत है, इसलिए कॉपर को हटा देता है, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ बोल रहा है डबल मतलब दो बार दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। तो पहले समझते हैं क्या होता है। देखो, कभी कोई NaCl देखा है, Na क्या होता है, NaCl और नमक, NaCl नमक होता है। देखो, इसमें आयन होते हैं, एक होते हैं Na+Cl- पॉजिटिव आयन और नेगेटिव मतलब धनात्मक और ऋणात्मक आयन। तो बोल रहा है जब दो यौगिक के आयन आपस में बदल जाते हैं, उसी को बोलते हैं दोहरा विस्थापन अभिक्रिया।
मतलब ये दोनों है ना, जैसे NaCl AgNO3, मतलब सोडियम क्लोराइड ने जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट किया तो इसके जो आयन होते हैं ना, आयन वो आपस में बदल जाते हैं। जैसे मानो NaCl इसका है, NaAg, तो Na जो आ जाएगा यहाँ पे चलाएगा और Ag आ जाएगा यहाँ पे, तो NaNO3 प्लस AgCl। कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और है, एक नहीं आया तो अगला है ना भाई, समझेंगे, किसी न किसी समझना है हमको लास्ट में। देखो ये लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, तो मैंने क्या बोला था अब समझो। पहले मैंने बोला दोनों का जो आयन है बदलता है। देखो ये है Na2, ये है BaCl2, बी ए, देखो ये बी है ना, एसो फिर चलाता है, बोले भाई तू निकल यहाँ से, मैं तुम्हारे जगह पे आऊँगा। और Na2 है वो चलाता है यहाँ पे, इसलिए बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। अब आता है, देखो यहाँ तो मेन था, समझ लो ना, हर साल इसी से क्वेश्चन फंसता है, ये 4 से ज़्यादा करके। ऐसा नहीं कि मतलब आगे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो होता है ना, लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी में देखेंगे लोग बहुत लंबा क्लास, 4 क्लास 5 क्लास पढ़ाते हैं, लेकिन हमने सोचा है सब तो पढ़ा ही रहे हैं 5 क्लास में, हम क्या करें। तो हमने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है जो बहुत ही कम समय में पूरा सिलेबस कवर हो जाए। चलो आगे चलते हैं। देखो एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब ऑक्सीकरण, एक होता है रिडक्शन। पहले देखो ऑक्सीडेशन समझते हैं। जहाँ पे एक याद रखना, पहले दो चीज़ में याद रखना, मान लो एक नहीं दो चीज़, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण इसका होता है ऑक्सीजन का जुटना। क्या? ऑक्सीजन का जुटना। ऑक्सीजन जुट रहा है, हाइड्रोजन हटेगा ही भाई, उसमें कोई लोचा ही नहीं है। उसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन के साथ संयोज करना। मतलब ऑक्सीजन आके जैसे Cu है, O2 जुट गया, उसी को बोलते हैं CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड। तो हो गया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के साथ संयोजन, ऑक्सीजन के साथ संयोजन करना या हाइड्रोजन का नुकसान होना, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे ऑक्सीडेशन में क्या हुआ हम समझ गए, ऑक्सीकरण। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। अपचयन, देखो क्या बताए थे इसमें, ऑक्सीजन का जुटना हो गया ऑक्सीडेशन। इस समझ जाओगे, अगर वहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है तो यहाँ पता ही होगा ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीजन क्या होगा, हटेगा, और हाइड्रोजन जुटेगा, उसी को बोलते हैं अपचयन। मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का जुटना और किसका हटना, ऑक्सीजन का हटना, तो क्या हुआ, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन का हटना हो गया रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुटना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीकरण में क्या जुट रहा है, ऑक्सीजन। बस याद कर लेना, कंप्लीट हो गया। जब हमको पता है ऑक्सीकरण में क्या हो, ऑक्सीजन का जुटना, तो यहाँ जुट गया तो इसमें हटेगा, यहाँ हाइड्रोजन का हटा है तो यहाँ हाइड्रोजन जुटेगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड में अगर H2 जोड़ते हैं तो Cu बनता है, H2 हट जाता है। अगर दोनों साथ में हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। जब दोनों एक ही साथ चले तो क्या हुआ, रेडॉक्स। अब आगे चलते हैं, ऑक्सीकरण पढ़ लिए, अपचयन पढ़ लिए। अब आता है देखो ऊष्मा शोषी, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जॉर्व, मतलब जिसमें ऊर्जा का शोषण करता है। मतलब हमको हीट चाहिए, नहीं को बोलता हमको हीट चाहिए, तो ऊष्मा शोषी मतलब
कोई रिएक्शन में अगर किसी को हीट दे रहे हैं, मतलब हीट को दे रहे हैं, तो उसमें बोलते हैं उष्माशोषी। अगर उससे हीट निकल रहा है, हीट निकल रहा है, तो बोलते हैं उष्माक्षेपी, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे देखो कभी चूना, जब जो पेंट होता है चूना, उसको हम लोग पानी डालते हैं, तो जो बर्तन में चूना रखा होता है वो पूरा गर्म हो जाता है। मतलब उससे क्या हुआ, हीट, उष्मा बाहर की ओर निकला, तो क्या हो गया, उष्मा क्षेपी हो गया। लेकिन जिसमें हम लोग हीट दिए, नहीं भाई हमको हीट चाहिए लो, तो क्या हो गया, उष्मा शोषी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका हिंदी में देख लेते हैं। ऐसी भी क्रिया जिसमें उष्मा निर्मुक्त होती है, मतलब उष्मा बाहर निकलती है, तो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक या उष्मा क्षेपी। देखो आप लोग का यहाँ तक मतलब जो मेन था ना, मेन पोर्शन, ये ख़त्म हो गया। जितने प्रकार के रिएक्शन थे हमने सब बता दिए एग्जाम्पल के साथ, हर चीज़। अब सभी लोगों का जो है ना सबसे हार्ड, सब लोग बोलते हैं, देखो मैंने क्या बोला कि आप लोग का सबसे हार्ड नहीं होता है, बोलता है सर बहुत पढ़े लेकिन बैलेंसिंग आज तक, बहुत से लोगों का बैलेंसिंग करना ही नहीं आता है। बैलेंसिंग कैसे होता है कोई भी इक्वेशन में? देखो सबसे पहले देखो, दुनिया में सभी चीज़ें ना, जो एक नियम होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब हर चीज़ का मास कंजर्व होता है, न मास क्रिएट होता है, न बनता है, न बर्बाद होता है, डिस्ट्रॉय होता है। तो इसी की आधार पर बेस है केमिकल जो बैलेंसिंग है इक्वेशन का। देखो आप लोग कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो मुझे नहीं पता, हमको पता है कि आप जीरो है, हम आपको पढ़ाने आए हैं। देखो सबसे पहले 4 बातों का ध्यान रखना, कोई भी कितना भी हार्ड बैलेंसिंग हो, सबसे इजी वे में आज पहली बार बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ तक हो गया आप लोगों का। देखो सबसे पहले धातु, क्या मतलब मेटल, धातु जो है, जैसे हो गया जिंक, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर। एक जैसे रिएक्शन दिया हुआ है, तो पहले देखना है कहाँ पे ये सब है, सबसे पहले इसी को बैलेंस करना है। उसके बाद अधातु मतलब नॉन मेटल, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, उसके बाद बैलेंस करना है। और उसके बाद आना है ऑक्सीजन में, और तब हाइड्रोजन। मानो मैंने एक रिएक्शन दिया, जैसे मैंने चलो एक रिएक्शन दिया है, क्या है रिएक्शन, Zn H2SO4, ZnSO4H2। देखो पहले देखो, अगर कोई भी रिएक्टेंट है, मतलब उत्पाद, कौन साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड, इधर को बोलते हैं ALHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बाएं हाथ की साइड में जो भी है उसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इधर हुआ RHS, प्रोडक्ट। तो पुराना में सबसे मतलब पुराना मेथड बताते हैं, तो पहले जिस लोग मतलब कहते हैं सही है गलत है, मुझे नहीं पता, मैं बताऊंगा वो अलग है, ठीक है ना। पहले देख लो इसको भी, तो जितने भी तत्व है इसका नाम लिखो। जैसे एक जिंक है, मैंने जिंक लिख दिया, ठीक। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दिया, सल्फर है तो सल्फर लिख दिया, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन। इधर भी हाइड्रोजन था तो सेम ही है। देखो पहले देखो जिंक, रिएक्टेंट में एक जिंक है, कितने हैं, एक ही है, यहाँ एक लिख दिया। प्रोडक्ट में भी एक ही है, चलो यहाँ भी एक। उसके बाद हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे 2 है, कितने हैं, 2। इधर भी 2 है। अच्छा सल्फर, देखो यहाँ सल्फर 1 है और यहाँ भी एक ही सल्फर है, चलो। ऑक्सीजन 4, अरे यार ये तो बैलेंस है, देखो सब बराबर है, इधर भी एक है, इधर भी एक। यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2, सल्फर 1, यहाँ भी सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, यहाँ भी 4। मैंने क्या बताया कि ये सब पुराना तरीका है, तुम लोग सीखते हो, मैं तुमको नया बताता हूँ। क्वेश्चन देखो बना दो, देखना है पहले मेटल, मेटल कौन सा है देखो, तो इसमें
आयरन आयरन, यहाँ पे 3 आयरन, यहाँ पे 1 आयरन, यहाँ 3, यहाँ 1, चलो यहाँ 3 हो गया। तो यहाँ भी 3 आयरन, यहाँ भी 3 आयरन, बराबर हो गया। उसके बाद देखो किसी में है नॉन मेटल, नहीं, मेटल तो कहीं नहीं, नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब देखो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, कितने, 1, यहाँ 4, तो इसको 4 प्ले करना पड़ेगा, तो 4 ऑक्सीजन भी हो गए। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 2, तो बराबर करने के लिए यहाँ भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया बैलेंस। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया होगा। एक और बताते हैं, जिसमें मैंने क्या बोला पहले, मेटल, मेटल में क्या हुआ, आयरन, तो यहाँ पे आयरन 1 था, यहाँ पे 3 था, मैंने इसको भी 3 कर दिया, तो हो गया ये बैलेंस। अब क्या देखना था कि नॉन मेटल, अधातु, तो अधातु है ही नहीं इसमें, तो हम क्या करें, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4 था, तो 4 से गुना कर दिए, ये हो गया बराबर। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 8, यहाँ 2, तो इसको भी हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अगर नहीं वहाँ समझ में आया, एक ठो प्रैक्टिस कर लो, 1-2 ठो खुद से देखो। मैंने क्या बोला था पहले, देखो धातु, धातु जिंक है, यहाँ जिंक है, चलो दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें अधातु है, क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, ये हो गया बराबर। देखो देखा, बन गया, कुछ करना पड़ा। देखो अब इसमें देखो Fe2O3 है और अल्युमिनियम है, तो मिलके क्या बना, Al2O3 प्लस आयरन। देखो इसमें मेटल क्या क्या है, आयरन भी मेटल है, अल्युमिनियम मेटल है। देखो यहाँ आयरन कितने हैं, 1 है, यहाँ कितने हैं, 2, तो हम लोग यहाँ 2 से क्या किए, मल्टीप्लाई, तो आयरन हो गया बराबर। अल्युमिनियम यहाँ पे कितने हैं, 2, मतलब राइट हैंड साइड में 2 हैं और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, इसलिए यहाँ से हम लोगों ने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 2 आयरन 2 आयरन, ठीक, यहाँ ऑक्सीजन 3, यहाँ भी 3, बैलेंस हो गया। 2 अल्युमिनियम यहाँ पे हो गया, 2 अल्युमिनियम यहाँ पे। तो आप लोगों ने समझा, बैलेंसिंग बहुत मैं इजी वे में बनाया हूँ। देखो ये तो यहाँ तक था, जो हो गया तुम्हारा सिलेबस, जो था फर्स्ट चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसका अच्छे से नोट्स बनाएं और रिवाइज करें, और बहुत ही जल्द, मतलब बहुत ही जल्द इसका हम लोग प्रैक्टिस वीडियो लाएंगे। क्या लाएंगे, प्रैक्टिस वीडियो, जिससे जो भी कॉन्सेप्ट बचा होगा NCERT का क्वेश्चन लाएंगे, मतलब जो सीधे बोर्ड में आए। बस इतना ही करो ना, आप लोगों का पूरा अच्छा तरह से सभी चीज़, सभी कॉन्सेप्ट बारी बारी से हम लोग पूरा कर देंगे, ठीक है। पूरा एकदम कंप्लीट पढ़ाई होगा साइंस का, 100 में से 100 गारंटी है, इसी से आएगा, एक भी क्वेश्चन फाजिल नहीं जाएगा। बस बशर्ते आप लोग सही से देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे बहुत से ज़्यादा लोगों का इससे फ़ायदा हो, लोग पढ़ें, चैनल से जुड़े और सभी लोग का भला हो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो इंस्टा पे DM करें, ठीक ना। थैंक यू।